करीब करीब 1000 वर्ष पहले मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को कणाद, जो हमारे ऋषि थे, कणाद बोलते हैं कई लोग कणाद बोलते हैं, उन्होंने बता दिया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है। उन्होंने हालांकि उनको परमाणु बोला था, और हिंदी में एटम को क्या बोलते हैं, परमाणु ही बोलते हैं, अभी भी ध्यान रखिए। तो पर उनका नहीं आएगा, हाँ बुक्स में साइड में लिखा जरूर रहता है कि इंडियन साइंटिस्ट थे वो आपके कणाद थे। तो चलिए जल्दी से डालिए हेडिंग, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, नाम से ही पता चल रहा है इनकी पूरी थ्योरी किसके लिए है, एटम्स के लिए, है ना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई होगी, डाल्टन्स के द्वारा, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। चलिए लिखिए, सम इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स लिख लीजिए या पॉइंट्स लिख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। सम इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स या पॉइंट्स लिख लीजिए। सम इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, लगाइए, सम इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स या पॉइंट्स लिख सकते हो आप। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर। हालांकि इसका सिर्फ एक ही पॉइंट सही है इस थ्योरी का, बाकी सभी पॉइंट इस थ्योरी के गलत साबित हो जाते हैं जब आगे ये थ्योरी आती है। और वो पॉइंट भी ऐसा सही है कि उसको सही मान लिया गया है, और अगर हम माने तो वो पॉइंट भी कहीं ना कहीं मिस्टेक मानता है। इसका एक ही पॉइंट सही होता है इस थ्योरी का कि एटम वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। हालांकि अब पता चल चुका है कि एटम का भी वो कौन सी चीज़ है, इलेक्ट्रॉन है, जो किस में पार्टिसिपेट करती है, केमिकल रिएक्शन में। तो एटम भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉइंट वैसे इनका सही आता है, बाकी इनके पॉइंट जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं, साबित फॉल्स साबित हो जाते हैं आपके। लेकिन फिर भी अगर ये नहीं आते तो थ्योरी आगे नहीं बढ़ती, तो इनको ही एटॉमिक थ्योरी का जनक माना जाता है, ठीक है। तो सम इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी दिस थ्योरी आर। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, मैटर इज formed with very small particle called atom। तो इनने बताया था सबसे पहले कि आप किसी चीज़ को तोड़ना चालू करो, तोड़ते जाओ, एक बार नेक डाइस में वो दिखना बंद हो जाएगा। फिर सुपरसोनिक सन ग्लासेस लगाओ, माइक्रोस्कोप की हेल्प लो, और फिर उसको फर्दर ब्रेक करो, और लास्ट में कोई एक इतना छोटा पार्टिकल्स आ जाए जिसे देखना असंभव हो जाए। नेक डाइस इवन माइक्रोस्कोप, बहुत पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से वो दिख रहा है, बहुत छोटा सा पार्टिकल जो अब डिवाइड नहीं हो रहा, जिसे तोड़ना पॉसिबल नहीं है, असंभव है उसको तोड़ना, उसी को इन्होंने क्या कहा था, एटम। तो मैटर इज फॉर्म्ड विथ वेरी स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम। ये फर्स्ट पॉइंट है इनका। हाँ सही तो है, लेकिन इनने क्या बोल दिया, वेरी स्मॉल पार्टिकल, मतलब लास्ट पार्टिकल यही है। या फिर हम सीधे लिखते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो स्मॉलेस्ट नहीं है, इससे भी स्मॉल क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो वहाँ पर ये पॉइंट आपका फॉलो नहीं करता। सेकंड पॉइंट लिखिए, एटम इज इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। ना तो उसे तोड़ा जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। एटम कैसा है, इंडिविजुअल एंड इनडेस्ट्रक्टिबल। अब इन्होंने एटम नाम क्यों दिया वो देख लीजिए। एटम में जो ए होता है उसका मतलब होता है कांट।
और जो टॉम होता है उसका मतलब होता है कट, कैन नॉट कट, जिसे काटा ना जा सके वही होता है एटम। नोट करिए, कैन नॉट कट, ये 2 पॉइंट हो गए। तो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल क्या है? एटम, अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी। और वो कैसा है? कैन नॉट कट, इनडिविजिबल, तोड़ा नहीं जा सकता, इंडेस्ट्रक्टिबल, नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट थोड़ा इनका अच्छा है, लिख लीजिए फर्स्ट। एटम इज a smallest particle, atom is the smallest particle that take part in chemical reaction। हालांकि ये पॉइंट काफ़ी हद तक सही है, केमिकल रिएक्शन, तो ये इनका पॉइंट बहुत अच्छा है और ये सही भी है, क्योंकि एटम में ही तो क्या पाए जाते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉइंट थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं, ये इनका एक अच्छा पॉइंट है। एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है। फोर्थ पॉइंट सेकंड पॉइंट से मिलता जुलता है। मैटर क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन आइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। आपका ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है, ना ही ओनली कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वही इनने एटम के टर्म में बोल दिया एटम को तोड़ना भी संभव नहीं है और एटम को क्रिएट करना भी संभव नहीं है। एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, किस में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। और आपको पता नहीं कि न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा एक एटम्स को दूसरे एटम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे ये आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कैसे बन गए? ये इतने सारे आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, ये आपकी ये कैसे बन गए? ये इन्हीं से तो बने हैं, और ये तभी हुआ है जब एक एटम किस में गया है? दूसरे में गया है। मतलब हमने नए एटम को क्या कर दिया? क्रिएट कर दिया। आ रही बात समझ में? तो एटम को क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। जबकि ये लॉ क्या कहता है? इसका थर्ड पॉइंट कहता है एटम कैन neither be created, can neither be created नॉट डिस्ट्रॉय। छोड़ रहे हैं, है ना? क्या पढ़ना, परेशान मत हो, ना? छोड़ रहे हैं, 2 पॉइंट किसके लिख लो, उसके छोड़ रहे हैं। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैटर को भी यही बोलते थे हम, उन्होंने एटम के टर्म में बोल दिया। एटम को ना ज़्यादा तोड़ा जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये बात भी फॉल्स साबित हो जाती है। एटम को तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, और नए एटम को बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते हैं नए एटम को, तो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कैसे आ गए? ये तभी तो आए हैं जब एक एटम किस में गया है? दूसरे में, बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। लेकिन ये सिर्फ आसान काम नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा हो सकता है। अब इसके आप 2 पॉइंट और लिख लीजिए, फिर बाद में देखते हैं। देखिए, आप लोग कहोगे सर सही तो है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट इसका क्या कहता है? हालांकि अभी 5 पॉइंट बचे हुए हैं। लिखिए, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम एंड different element and different element are different with respect to shape, size and mass। शेप, साइज एंड मास। जैसे हमने बोला कि कोई हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे
जितने भी एटम्स होंगे हाइड्रोजन एलिमेंट के, जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। किस टर्म में, विथ रिस्पेक्ट टू शेप साइज एंड मास। और हमने कह दिया कि एक लिया हमने हाइड्रोजन का एटम और दूसरा लिया हमने क्लोरीन का, तो ये हाइड्रोजन का एटम और ये आपका क्लोरीन का एटम, क्लोरीन का छोटा होता है हाइड्रोजन से, तो ये हर चीज़ में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे विथ रिस्पेक्ट टू शेप साइज एंड मास। तो यही कहता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम and different elements are different and different elements are different different elements are different different elements are different with respect to shape size and mass। अब आप लोगों को एक पॉइंट सही लग रहा कि गलत, जल्दी बताओ, सही लग रहा, सेम एलिमेंट के एटम सेम ही होंगे और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट ही होंगे, ये पॉइंट भी गलत है। क्यों, अगर ऐसा नहीं है तो बताओ, ये सेम एलिमेंट के एटम है, क्या हर रेस्पेक्ट में सेम है, क्या मास के रेस्पेक्ट में क्या हो गए, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया ना कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम, गलत। अब डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या होंगे, डिफरेंट, देखते हैं इसको भी देख लेते हैं। ऑर्गन एंड कैल्शियम 18 20 40 40, मास के टर्म में क्या हो गए, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम, तो ये पॉइंट भी गलत साबित हो गया। इनको पढ़ेंगे अभी आइसोटोप एंड आइसोबार, ठीक है, आज के लिए इतना सकते हैं। अभी ये थ्योरी बची हुई है ना, तुम लोग लेट नहीं हो जाओ इसलिए छोड़ दिया हमने। कंबस्टेबल है, सीधी सी बात है, जो चीज़ अभी क्या है ना, आप जो अपना भी क्वेश्चन पूछ रहे हो ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कोई चीज़ अगर किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो वहाँ एक्सप्लोजन होना ही है, ये पक्का है। तो वहाँ पर कोई ऐसी गैस, अगर एसिटाइलिन गैस निकल रही है तो कंबस्टन होना है, कैल्शियम कार्बाइड फॉर्म हो रहा है तो कंबस्टेबल होना है। तो इसका आंसर यही हो सकता है कि जब वो रिएक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई एक्सप्लोजिव गैस निकल रही है, और रिएक्शन पक्का कौन सी है, एक्सोथर्मिक है। हाँ निकल जाओ, ये है ना। चलो देखो, Yesterday we studied about Dalton's atomic theory और some points of Dalton's atomic theory। Dalton's का सबसे पहला पॉइंट है atoms cannot cut, it is indivisible, indestructible, काटा नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। इतना एटम पर याद रखो, मीन्स कैन नॉट कट। उसके पहले भी ये कहते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होता है, एटम होता है। आगे क्या बोलते हैं, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कुछ वैसा ही जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम एंड डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू शेप साइज एंड मास। ये सब कल हमने लगभग 5 पॉइंट्स पढ़े थे ना, उसके आगे हम चलते हैं, इस थ्योरी को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या कहती है थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कितने 5 पॉइंट्स ही लिखवाए थे, चलो ठीक है। पॉइंट नंबर 6, आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये मॉलिक्यूल वर्ड डाल्टन ने नहीं दिया था। डाल्टन मॉलिक्यूल को कहते थे कंपाउंड एटम, आपको ये बात ध्यान रखिए। जैसे आपसे हम पूछें वाटर क्या है, तो ये मॉलिक्यूल भी है कंपाउंड भी है। अभी आप लोग डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे हो, जैसे हम कहें H2 का है तो इसे मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है, लेकिन ये मॉलिक्यूल भी है कंपाउंड भी है। अगर किसी मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलके बनता है तो उसको कंपाउंड भी कंसीडर किया जाता है, और सेम एटम से मिलके बनेगा तो सिर्फ वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल ही कहलाएगा। ऐसे हम पूछे O2 क्या है तो ओनली मॉलिक्यूल, लेकिन CO2 मॉलिक्यूल भी है एंड कंपाउंड भी है। तो उन्होंने इनको क्या कहा था, कंपाउंड एटम, इन सबको कंपाउंड एटम, जो कि आगे जाके नाम चेंज कर दिया गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने। उन्होंने कहा कंपाउंड एटम कुछ नहीं होता, या तो कंपाउंड होता है या फिर मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड एटम नाम की कोई चीज़ नहीं है, उनके वर्ड है। तो ठीक है। अच्छा, वो उन्होंने क्या कहते थे वो, कि एटम्स जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं और कंपाउंड एटम बनाते हैं, ये इनका नेक्स्ट पॉइंट है। अब वो एटम सेम भी हो सकते हैं जैसे O2, और वो एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं जैसे CO2।
तो सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो बोलते हैं कंपाउंड एटम बनते हैं। चालाकि जो कि हमने आपको अभी से बता दिया, ब्रैकेट में भी लिखवा देंगे, लेकिन उन्होंने मॉलिक्यूल नहीं बोला था, उन्होंने बोलता कंपाउंड एटम, जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में आपका क्लियर हो जाएगा। लिखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एटम हमेशा एलिमेंट से कंसीडर किया जाता है, इस बात को ध्यान रखा दीजिएगा। हालांकि आप कंपाउंड का भी एटम बोल दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन बोलना अच्छा होता है कि एटम छोटा है तो छोटी यूनिट से बोलो, एलिमेंट से, और मॉलिक्यूल बोलो तो कंपाउंड से बोलो, ये बेटर होता है। बाकी आप बोल दोगे एटम ऑफ कंपाउंड तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि कंपाउंड भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, वो छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम। पर ऐसा माना जाता है कि छोटी यूनिट को छोटे से बोलो, बड़ी यूनिट को बड़े से बोलो। तो एलिमेंट क्या है, छोटा, और कंपाउंड क्या हो गया, बड़ा। तो एटम के लिए एलिमेंट वर्ड यूज क्या करो कि एटम एलिमेंट के और मॉलिक्यूल कंपाउंड के, ठीक है। एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल रेशियो। अब ये गलत बात साबित हो जाती है आगे जाके, इन सिंपल रेशियो, हमें बताया ना इनके सभी पॉइंट्स गलत साबित हो जाते हैं। इन सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम, टू फॉर्म कंपाउंड एटम, है ना। और ब्रैकेट में आप अपनी नॉलेज के लिए लिख लीजिए मॉलिक्यूल, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम, ठीक है। जैसे कि हम बात कर लें CO2। अब हम मास का रेशियो नहीं देख रहे, एलिमेंट, मास का भी लिख सकते हो आप, पर जल्दी जल्दी सीधे एलिमेंट का रेशियो लिख देते हैं। कितना है, 1:2 का रेशियो है। वाटर की बात कर लें, कैसा है रेशियो, 2:1 का, नोट कर लीजिए। और इन्होंने इनको कहा था कंपाउंड एटम, कंपाउंड एटम है, उन्होंने मॉलिक्यूल नहीं कहा था। आप और भी उधर कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो जो आपको लिखना हो, SO2, SO3, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो लिखना हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट 6। अब एक क्या कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि सही भी है, गलत नहीं है, अच्छा पॉइंट है, 7 नंबर का पॉइंट भी इनका सही है, वैलिड है। और एक क्या कहते हैं कि यह ज़रूरी नहीं है कि एक ही रेशियो में 2 एलिमेंट कंबाइन हो या 2 एटम कंबाइन हो, वो 2 एटम डिफरेंट रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं और मोर देन 1 टाइप्स ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कि S और O कंबाइन होकर SO2 भी बना सकता है एंड SO3 भी बना सकता है। तो 2 ही एलिमेंट है लेकिन डिफरेंट रेशियो में कंबाइन हुए। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर CO भी बना सकती है, CO2 भी बना सकती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर भी बना सकता है एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बना सकता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके नाइट्रिक ऑक्साइड भी बना सकती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी बना सकती है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड भी बना सकती है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड भी बना सकती है, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड भी बना सकती है। तो 2 ही एलिमेंट है या 2 ही टाइप के एटम है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन ये अलग अलग रेशियो में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, मोर देन 1 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ये इनका नेक्स्ट पॉइंट है और सही पॉइंट भी है, ऐसा होता भी है। तो लिखिए एटम्स ऑफ, अच्छा इसको ऐसे लिखिएगा, रुक जाइए, लिखिए एटम्स में ऑल्सो बी, एटम्स में ऑल्सो बी कंबाइन more than one ratio to form different
compound atom to form different compound atom, that is molecule. ठीक है, ये यहाँ पर आपकी डाल्टन्स की थ्योरी कंबाइन होती है। एक बार हम जल्दी से देख लें इस थ्योरी को, बिल्कुल ऐसे याद रखना है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एटम, एटम कैन नॉट कट, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सेम एलिमेंट के एटम सेम, different element के atom different, atoms of same element are same and different elements are different with respect to shape, size and mass. Atoms combine to form molecule in simple ratio. Atoms may also combine more than one type to form different compound atom or molecule. ठीक है ना, देखिए तो जैसे इसके एग्जाम्पल लिख लें हम, CO, CO2, SO2, SO3, H2O, H2O2, दुनिया भर के है ना, 2-3 एग्जाम्पल लिख लीजिए बस। अब इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ कमियां हैं। डाली हेडिंग लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या क्या कमियां हैं या क्या क्या इसकी लिमिटेशंस है, लूप होल्स कितने हैं। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखो यहाँ पर सबसे पहले इनकी लिमिटेशंस क्या थी। इन्होंने जितने भी पॉइंट दिए हैं, आप किसी भी पॉइंट को देखोगे तो उसमें वॉल्यूम का जिक्र नहीं है। तो ये जो लॉ हमने 5 लॉ पढ़े हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट कंपोजिशन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, आप इन 4 लॉ को देखो तो वेट पे हैं, मास पे हैं, जबकि 5वां लॉ किस पे है, गैस पे है। तो ये वेट वाले लॉ को तो ये वेरीफाई कर देते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि एटम सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया। इन्होंने कहा एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्रिएटेड हो गया। इन्होंने कहा एटम मोर देन वन टाइप कंबाइन हो सकते हैं, जैसे SO2 SO3 बन गया, तो वहाँ भी आपका SO2 SO3 बन रहा था। तो वेट वाले लॉ तो वेरीफाई कर देते हैं, लेकिन कौन सा लॉ वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। चलिए तो लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, unable to explain Gay-Lussac's law of volume, unable to explain Gay-Lussac's law of volume of gases, unable to explain Gay-Lussac's law of volume of gases। फर्स्ट पॉइंट है कि ये आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन Gay-Lussac लॉ। ये किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, Gay-Lussac लॉ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सेकंड पॉइंट देखिए इनकी लिमिटेशन क्या है। सेकंड पॉइंट इनका ये होता है कि ये तो बताते हैं ये एटम्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म डिफरेंट मॉलिक्यूल, लेकिन ये कैसे कंबाइन होते हैं इनको बताने में ये अनेबल है। कंबाइन होते हैं तो बताया, लेकिन कैसे कंबाइन होते हैं इस बात को ये नहीं बता पाते हैं, तो अनेबल है एक्सप्लेन करने में हाउ एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, फिर से बोलेंगे कंपाउंड एटम मॉलिक्यूल कैसे कंबाइन होते हैं। फिर ये भी, अब ये तो बता ही नहीं पाते कि कैसे कंबाइन होते हैं, ये भी नहीं बता पाते कि जो जुड़े हुए हैं एटम्स उनके बीच में कौन सा फोर्स है। चलो नहीं बता पा रहे आप कि कैसे जुड़ रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन जुड़े भी हैं
तो किस कारण जुड़े हुए हैं, किस बॉन्ड के कारण वो अट्रैक्ट हैं, इसको भी वो नहीं बता पाते हैं। एक और पॉइंट, ये इस बात को भी नहीं बता पाते कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है। आप कहोगे सर बताया तो है एटम। एंड स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्टिकल कौन है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात आएगी तो नाम आ जाएगा एटम, लेकिन एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कभी नहीं करता। सिर्फ इनर्ट गैसेस के एटम होते हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड रेडॉन। बाकी किसी का भी, जैसे हमने कहा ऑक्सीजन के एटम्स बने तो ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तुरंत क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल कंबाइन होके। तो आपसे पूछ रहे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है, दैट इज एटम। लेकिन स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्टिकल विच है फ्री एग्जिस्टेंस, जो प्रकृति में हर जगह रह सकता है, घूम सकता है, वो उस इंडिपेंडेंट पार्टिकल का नाम है मॉलिक्यूल। इस बात को ध्यान रखिए। स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कैन ऑल्सो डिवाइड इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्टिकल पूछ ले तो उसका आंसर क्या होगा, मॉलिक्यूल। और यूनिवर्सल पार्टिकल पूछ ले, अभी से हम बता देते हैं आपको, तो वो है इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है आपका, तो यूनिवर्सल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। डीप क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड लिमिटेशन देखते हैं इनकी, देखिए इसमें अनेबल टू एक्सप्लेन differences between atoms and compound atoms। आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं molecules। Unable to explain differences between atoms and compound atoms। Unable to explain smallest particle, हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, एटम। हम ब्रैकेट में, देखो लॉजिक से चलना आप लोग, हर चीज़ को रटने से काम नहीं चलेगा। अनेबल टू एक्सप्लेन स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो आप ये जानते हो कि अभी हम डाल्टन्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चल रहा है ना। हालांकि हम जानते हैं कि एटम से भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, लेकिन अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, हम डाल्टन्स के इरा में हैं, अभी इनके युग में घूम रहे हैं। तो ये अनेबल है इसमें कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है, अनेबल टू एक्सप्लेन स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट लिख सकते हो या फ्री लिख सकते हो, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्टिकल, जिनको इन्होंने कंपाउंड एटम कहा था। तो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्टिकल कौन है, मॉलिक्यूल। इस बात को ध्यान रखिएगा। अनेबल टू एक्सप्लेन स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम, और आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और पर ये बात तो हमेशा ही बिल्कुल सही है कि स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्टिकल कौन होता है, मॉलिक्यूल। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये भी नहीं बता पाते हैं कि एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से कैसे डिफरेंट है। हमने कहा हाइड्रोजन का एटम और क्लोरीन का एटम, ये आपस में डिफरेंस है, अलग अलग चीज़ के एटम से। हालांकि आगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हम बताएंगे कुछ और बात। तो ये नहीं बता पाते हैं कि एक एलिमेंट का एटम और जो दूसरे एलिमेंट के एटम की स्ट्रक्चर है वो आपस में कैसे डिफरेंट है। वैसे उन्होंने कहा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, मैटर का एटम, लेकिन वो यही नहीं बता पाए कि किस पार्टिकल का एटम की स्ट्रक्चर कैसी है, और दूसरे पूरी एक की स्ट्रक्चर आपको बताई जाएगी। जैसे ही आप केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आएंगे ना, सबकी स्ट्रक्चर बताई गई है आपको, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इसमें 4th पॉइंट।
unable to explain structure of different atoms. Unable to explain structure of different atoms. ये अलग अलग एटम की स्ट्रक्चर नहीं बता पाए हैं। क्या क्या नहीं बता पाए कि क्या डिफरेंस है बिटवीन स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्टिकल में। ये नहीं बता पाए आपके कि एक एलिमेंट की स्ट्रक्चर की एटम दूसरे एलिमेंट की स्ट्रक्चर की एटम से कैसे डिफरेंट है। वेट वाले लॉ को तो ये वेरीफाई कर देते हैं 1 2 3 4, लेकिन कौन सा नहीं कर पाते हैं, गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। फिर तो पॉइंट देखिए, unable to explain how atoms combine together unable to explain how atoms combine together। H2O बना है, कैसे बना नहीं बता पाए। CO2 बना है, कैसे बना ये नहीं बता पाए। कैसे आपके unable to explain how atoms combine together, एटम्स कैसे जुड़ रहे हैं इसको नहीं बता पाए। ए भी नहीं बता पाए और ए भी नहीं बता पाए अगर जुड़े हैं तो किस फोर्सेस के कारण ये जुड़े हुए हैं। ये आप आगे जाके पढ़ोगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, unable to explain how atoms नहीं, थोड़ा करेक्ट करते हैं, unable to explain which type of forces exist between atoms in compound atoms, या मॉलिक्यूल भी आप लिख सकते हो, हमने एक बार बता दिया उनको। कंपाउंड एटम्स या इनको मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो। अनेबल टू एक्सप्लेन विच टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन एटम्स इन कंपाउंड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये भी नहीं बता पाए कि ये बना कैसे, और ये भी नहीं बता पाए कि बने हुए में जो एटम है उनके बीच में कौन सा फोर्सेस है। अब आपको हमने बहुत सारे पॉइंट लिखवा दिए लिमिटेशंस में। लिमिटेशंस के आपको 2 या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट याद कर लेने हैं। मैंने आपको ध्यान रखनी है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। 2 या 3 पॉइंट इनफ है इसके लिए ये हमारा, क्योंकि इन सब पॉइंट को ही आगे करेक्ट करने के लिए हमारी नेक्स्ट थ्योरी आ रही है, दैट इज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी याद रखनी है, वो वैलिड है, वो आपकी कभी गलत नहीं है, आगे भी चलती है और उसमें और ज़्यादा एक्सटेंड होता है और आगे जाके पढ़ते जाते हैं नॉलेज। लेकिन एग्जाम में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी आ जाती है और 2-3 लिमिटेशंस पर्याप्त हैं। जो आपको अच्छी लगे वो 2-3-4 लिमिटेशंस याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डालिए। हाँ, बे आ जाता था एक्सप्लेन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, सीधे सीधे आता है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन कर। नहीं, लिमिटेशंस लिखने के लिए अलग से नहीं पूछा जाता, पूछ भी लिया जाए तो 2 नंबर में पूछी जाती हैं, 4 लिमिटेशंस पर्याप्त रहती है। लेकिन पढ़ना सभी एक बार नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कहाँ तक पढ़ना अपना पूरा। और मेन पोस्टुलेट्स याद रखना, आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूरे याद कर लो। मतलब हमारा कहना ये देखो, हम सबके हिसाब से चलते हैं। बच्चे कह सकते हैं लो जितनी बड़ी थ्योरी थी उतने बड़ी तो लिमिटेशंस आ गई। तो हमारा कहना है कि आप
पहले लॉ याद कर लीजिए, फिर लिमिटेशंस को एक बार देख लीजिए, जितनी याद हो जाए बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब वो लिमिटेशन से ज़्यादा काम की हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, जिसको हमें अच्छे से याद करना है। बाकी जब आप पढ़ोगे ना, जब आपको चैप्टर समझ में आने लगेगा तो लिमिटेशंस आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। चलिए, तो हमारी एक अच्छी सी थ्योरी आने वाली है, डालिए हेडिंग मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहली बात, ये थ्योरी किसी साइंटिस्ट ने नहीं दी है। हमने कहा एक साइंटिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट हैं, ऐसे 8-10 साइंटिस्ट हैं। इन सब लोगों ने अपने अपने फील्ड में अच्छा काम किया और कुछ ना कुछ बताया, तो हमें लगा अरे इनके अच्छे कामों को क्यों ना एक जगह समेट के रख दे। तो हमने इन सब लोगों के अच्छे अच्छे कामों को से एक एक पॉइंट लिया और एक थ्योरी बना दी, डेट इज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इसका कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये किसी साइंटिस्ट ने दी थी। ये सभी साइंटिस्टों ने जितना भी वर्क किया है उन सभी के अच्छे अच्छे वर्क से अच्छे अच्छे पॉइंट उठा के कहाँ रख दिए गए हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं आपके, रदरफोर्ड हैं, थॉमसन है, नील्स बोर हैं, गोल्डस्टीन है, चैडविक है, दुनिया भर के जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं सबको मिला के थ्योरी बनी हुई है आपकी, है ना, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। composed with the help of, लिखना चालू करिए, composed with the help of various theories, composed with the help of various theories given by many scientists, like रदरफोर्ड लिख लीजिए, रदरफोर्ड का भी कोई मतलब नहीं है, लाइक रदरफोर्ड, थॉमसन नील बोर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके। हाँ, कुछ पूछ रहे? नील बोर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ोगे आप, रदरफोर्ड का भी पढ़ोगे आप, नील बोर ईटीसी ऐसे याद कर लो। रतन टाटा, तो टाटा से कोई मतलब नहीं है। रदरफोर्ड, थॉमसन, नील बोर, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। 3 मेन साइंटिस्ट हैं थ्योरी के, रदरफोर्ड, थॉमसन एंड नील बोर, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी composed with the help of various theories, various law given by many scientists like Rutherford, थॉमसन एंड नील बोर। और हम आपको चीज़ बता दें, इस थ्योरी के मेन पॉइंट याद रखना आपको जरूरी है, इसके साइंटिस्ट नहीं पूछे जाते हैं, ये ध्यान है। हाँ, ये पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, तो वो कौन है, डाल्टन। और इंडिया में बात करें तो वो कणाद थे, ठीक है, जो डाल्टन से भी कई साल पहले बता चुके थे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, आपका एटम है। उन्होंने उसको हिंदी में परमाणु बोला था। और हिंदी में आज भी उस एटम को परमाणु नहीं बोला जाता है, जो हिंदी बुक्स आप देखोगे। आप पूछना, कोई हिंदी क्लास का बच्चा हो, कहना बताना मैटर का सबसे छोटा पदार्थ बोल सकते हैं, मैटर को सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, तो वो परमाणु बोल देगा, ठीक है। तो अब सीधे इसमें सम इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या हैं इसके, तो लिखते हैं इसके। सम इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स या फिर पॉइंट्स भी लिख सकते हो, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ
this theory are some important points of this theory are some important points of this theory are। देखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले डाल्टन्स के इस पॉइंट को खारिज करते हैं कि एटम इज इंडिविजुअल और इनडेस्ट्रक्टिबल और स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये इस पॉइंट को ये थ्योरी खारिज करती है। ये कहते हैं कि एटम से भी फर्दर स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जो जिससे मिलके एटम बना हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इन्हीं को बोला जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम और बेसिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। आपसे कोई पूछ ले कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम क्या है या बेसिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम क्या है, तो दे आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है एटम इज made up of some smallest atom is made up of some smallest particles called fundamental particles of atom। ब्रैकेट में लिखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपको पता चल गया कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज कौन होता है, पॉजिटिव प्रोटॉन, और चार्जलेस पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है ना। एटम इज मेड अप ऑफ सम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। इनको कहते हैं हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो अब जो चीज़ और छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है तो मतलब डिविजिबल है, उनने तो एटम पे आके रोक दिया था, है ना। डाल्टन्स की थ्योरी में देखो कहीं भी हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा की हो, कहीं भी चर्चा नहीं है ना। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं आपके डाल्टन साहब कि सेम एलिमेंट्स के एटम सेम होंगे और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होंगे। एक पॉइंट भी खारिज हो जाता है, सेम एलिमेंट्स के एटम में भी कुछ डिफरेंट आ सकता है और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम में भी कुछ सिमिलैरिटीज आ सकती है। ये आपको जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको पॉइंट और क्लियर होते जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर सेकंड है आपका, पॉइंट सेकंड देखिए, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट may also be different in some respects atoms of same element may also be different in some respects। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में हेडिंग डाल लीजिए आप छोटी सी, आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स के लिए आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और इनके मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये नोट कर लीजिए, है ना। तो एग्जाम्पल बता देंगे हम इनको फिर। हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2 जिसको ही बोलते हैं ड्यूटेरियम, एंड हाइड्रोजन 1,3 जिसको बोलते हैं ट्रिटियम। तो देखिए, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में ऑल्सो भी डिफरेंट इन सम रेस्पेक्ट्स। सेम एलिमेंट के एटम कुछ चीज़ों में आपस में डिफरेंट रख सकते हैं और उसको हमने किसके द्वारा डिफाइन किया, बाय द टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप्स। हमने आपको ये आइसोटोप्स की डेफिनेशन हो गई, एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर कॉल्ड
आइसोटोप्स। आगे हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, इसकी एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता देना है। देखिए इस सभी सेम एलिमेंट के एटम हैं हाइड्रोजन के, तो सब चीज़ों में सेम होने चाहिए थे, लेकिन किस में डिफरेंट हो गए, मास में डिफरेंट हो गए। तो यही सेम एलिमेंट के एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट, उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट नंबर 3, एटम्स ऑफ different element, atoms of different element may also be similar in some respects. Atoms of different element, atoms of different atoms of different element may also be similar in some respects. अब डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हर रेस्पेक्ट में क्या होने चाहिए, डिफरेंट, लेकिन क्या हो जाएंगे, कुछ चीज़ों में, कुछ रेस्पेक्ट्स में सेम हो जाएंगे आपके। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में ऑल्सो बी सिमिलर इन सम रेस्पेक्ट्स। और देखिए वो किस रेस्पेक्ट में सिमिलर होंगे, हम बताते हैं आपको। उसको बोलते हैं एग्जाम्पल में आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, मास नंबर सेम, बिल्कुल राइट। एटॉमिक नंबर होते हैं इनके डिफरेंट, मास नंबर होते हैं इनके सेम, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लें आप आर्गन एंड कैल्शियम 18, 20, 40 एंड 40। देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं, लेकिन कुछ रेस्पेक्ट में सेम हो गए, वो है मास नंबर में। अच्छा, अभी आप लोगों को एक चीज़ नहीं पता होगी, इसको आप क्या बोलते हो, मास नंबर। तो फिर एटॉमिक मास के, तो एटॉमिक मास कैसे बोलते हैं, इसी को मास नंबर, इसी को हो आप लोग सही, यही है। लेकिन मास नंबर और एटॉमिक मास में थोड़ा सा डिफरेंस है आपका, हम बताएंगे क्या। हालांकि यही कहलाता है हमारा एटॉमिक मास जो ऊपर लिखते हो आप, और इसी को कहते हैं मास नंबर, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ऐसे थ्योरेटिकल कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बेस में डिफरेंस होता है। तो आपको मास नंबर पूछ ले या एटॉमिक मास, यही होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हम बताएंगे। ठीक है, तो इनके 3 पॉइंट हो गए। तो 2 पॉइंट और खारिज कर दिए इन्होंने डाल्टन्स के, सेम एलिमेंट्स के सेम होने चाहिए थे और डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट होने चाहिए। तो ए पॉइंट भी इनका गलत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक क्या कहते थे, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो मतलब ना तो एटम को बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये पॉइंट ऐसे खारिज हो जाता है कि नेचर में आपके सिर्फ 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो फिर 92 पे ही रुक जानी चाहिए थी पीरियोडिक टेबल, लेकिन अब टू कहाँ पहुँच गई है, 118। तो बाकी एलिमेंट्स कहाँ से आए हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसिस, मेन मेड सिंथेसिस। मतलब एक एटम के एक एलिमेंट के एटम्स को किस में कन्वर्ट किया गया है, दूसरे एलिमेंट के एटम्स में, नहीं तो ये आते ही नहीं आपके, सब यही है ना आपका। तो एटम्स भी आपके क्या होते हैं, एक पर ये इतना आसान नहीं है, एक एलिमेंट्स के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम्स में कन्वर्ट करना है, तो इतना आसान नहीं है। इसके लिए न्यूक्लियर रिएक्शंस लगती है आपके, न्यूक्लियर। जैसे कि हम बात कर ले, है आपका रेडियम, ये है नेचुरल सब्सटेंस, लेकिन इसके न्यूक्लियर डिवीजन से बना हुआ है रेडॉन, जो कि कैसा है, आर्टिफिशियल सब्सटेंस है आपका। तो लिखिए, हाँ तो बंद नहीं चल रहा, चलो ठीक, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। एटम्स ऑफ
one element, atoms of one element may also be convert into atoms of different element बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना, एक जरूर लिख देना, बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट may also be convert into atoms of different element by nuclear reactions। जैसे कि हम एग्जाम्पल के द्वारा अगर इसी को समझे, एग्जाम्पल तो ये है हमारा रेडियम। रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 88, ये होता है इसका एटॉमिक नंबर। अगर आप इसकी न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन कराते हैं इसका, न्यूक्लियर डिवीजन कराते हैं तो ये बनाता है रेडॉन एंड हीलियम। रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 86 और हीलियम का कितना है? 2। तो रेडॉन किस में कन्वर्ट हो गया? रेडॉन में एंड हीलियम में। 86 एंड, हाँ नहीं, हीलियम नेचुरल है, ठीक है ना। तो इस ये मतलब जैसे हमने कहा वाटर क्या है? नेचुरल, लेकिन उसको आर्टिफिशियल भी तो सिंथेसिस किया जा सकता है। तो इस रिएक्शन में आपका एक जो मेन प्रोडक्ट बनता है रेडॉन, और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनती है? थोड़ी सी हीलियम बनती है। नोट कर लीजिए इसको, न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा होता है। न्यूक्लियर डिवीजन एरो के ऊपर लिखा हुआ है ना। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट में ऑल्सो भी कन्वर्ट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट खारिज हो गया? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो इसको डिस्ट्रॉय किया गया और इसको क्या किया गया? क्रिएट किया गया, है ना। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर खारिज हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये संभव सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा ही है और कोई रिएक्शंस के द्वारा ये संभव नहीं है। एक पॉइंट इनका ये कह रहा था, वही पॉइंट, चलो इसी पॉइंट को थोड़ा और फिर एक सिंपल पॉइंट बताएंगे। कितने पॉइंट्स हो गए? 4 पॉइंट हो गए। देखिए, इन्होंने कहा था डाल्टन साहब ने कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो ये पॉइंट हमारी हेल्प करता है इस बात को गलत साबित करने में। एक पॉइंट और इसको गलत साबित कर देता है, दैट इज आइंस्टीन का इक्वेशन, E = mc²। तो यहाँ मास किस में जा रहा है? एनर्जी में, और एनर्जी किस में जा रही है? मास में। तो अब एक चीज़ देखिए, हमने कहा कि मास अगर एनर्जी में जाए तो मास कुछ नष्ट तो हो रहा है। मास नष्ट हो रहा मतलब मैटर, और मैटर किससे मिलके बने हैं? एलिमेंट से, कंपाउंड से। एलिमेंट किससे मिलके बने हैं? एटम से। तो मास अगर नष्ट हो रहा है तो एटम्स भी क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। और हमने आपको बताया था कि हाँ ये बात सही है कि सिस्टम का जो सम होगा मास एंड एनर्जी का, वो क्या आएगा? कांस्टेंट होगा। लेकिन एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास एंड मास एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी। लेकिन जो मास का लॉस होता है ना, वो नेग्लिजिबल होता है टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी। इसलिए डाल्टन साहब पूरी तरीके से गलत नहीं थे, उन्होंने एक अच्छा पॉइंट पकड़ा था, लेकिन फिर भी वो आपका हो जाता है। जैसे हमने कहा एनर्जी की बात कर लें हम, सनलाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी, उससे फोटोसिंथेसिस होता है, मास बनता है। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मास हो गए। तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? मास में। और वही फ्रूट्स हमने खाए तो हमें क्या मिली? एनर्जी। तो मास फिर किससे कन्वर्ट हो गया? एनर्जी। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन चल सकता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मास एंड एनर्जी are interconvertible
इंटर convertible or interconvertible with each other with each other mass and energy are interconvertible with each other और इसको किस इक्वेशन से बताते हैं हम इक्वल mc स्क्वायर इक्वल एनर्जी m इक्वल मास और c इक्वल बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। थ्री इंटू 10⁸ मीटर एक सेकेंड में चली जाती है लाइट, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट हो चाहे सनलाइट, सबकी वेलोसिटी यही होती है। हाँ मीडियम चेंज होगा तो फिर चेंज हो जाएगी लाइट की वजह, एक नॉर्मल मीडियम में रहेगी आपकी, है ना। मीडियम चेंज करोगे तो जैसे हम बात करें साउंड का अगर मीडियम चेंज कर दोगे तो वो जो उसका फ्लो होना है वो भी, जैसे हम वैक्यूम क्रिएट कर दें और हम यहाँ से कितना भी चिल्लाएं उसको आवाज़ नहीं जाएगी। साउंड को फ्लो होने के लिए किसकी हेल्प चाहिए, एयर पार्टिकल्स की हेल्प चाहिए, तो वो नहीं। हम टोटल वैक्यूम क्रिएट कर दें किसी ट्यूब में, बिल्कुल उसको वैक्यूम ऐसा सपोज कर लो कि बिल्कुल वैक्यूम, फिर हम कितना भी चिल्लाएं कितने भी ज़ोर से उसके पास तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी क्योंकि साउंड को मीडियम चलना पड़ता है। लेकिन आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनको किसी भी मीडियम में फ्लो करेगा तो फ्लो कर जाती हैं, उनको ना तो किसी आपके हवा की ज़रूरत है किसी चीज़ की नहीं, वो अलोन भी फ्लो कर सकती। आगे आएंगे ये सब कॉन्सेप्ट, उस पर हम चर्चा करेंगे। मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल विथ ईच अदर, ये हो गया। एक पॉइंट और देखते हैं इनका, क्या कहते थे डाल्टन साहब कि एटम्स हमेशा कैसे कंबाइन होंगे इन सिंपल रेशियो। ज़रूरी नहीं है ऑलवेज सिंपल रेशियो में कंबाइन हो, ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं जो आपके सिंपल रेशियो में कंबाइन नहीं होते। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 6 पॉइंट, इट इज नॉट necessary that atoms always combine in simple ratio, in simple ratio. It is not necessary that atoms always combine in simple ratio. For example, cane sugar, ये इसी को बोलते हैं सुक्रोज, 12, 22 और 11। क्या एक सिंपल रेशियो है? नहीं। होल नंबर रेशियो तो जा रहा है लेकिन सिंपल रेशियो नहीं जा रहा है। कैसा जा रहा है? 12, 22, 11 का। जैसे हमसे कोई पूछ लेता C6H12O6 क्या एक सिंपल रेशियो है? हाँ, ये क्या है? एक सिंपल रेशियो है, लेकिन ये एक सिंपल रेशियो नहीं है। 12, 22 और 11 और सिंपल में जा नहीं सकता। एक लास्ट पॉइंट देखते हैं, उन्होंने क्या बोला था मॉलिक्यूल को? कंपाउंड एटम, है ना। और एक्चुअली में वो क्या होता है? मॉलिक्यूल, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देयर इज नॉट एनी कंपाउंड एटम, it is simply a molecule. It is simply a molecule. There are not any
कंपाउंड एटम, इट इज़ सिंपली अ मॉलिक्यूल। यहाँ पर अब देखो, अगर आप डाल्टन्स के पॉइंट याद करते हो ना, तो उसी के उल्टे पॉइंट्स तो इसकी थ्योरी बन जाते हैं। जैसे डाल्टन्स ने कहा था एटम इज इंडिविजुअल, तो ये कहते हैं डिविजिबल मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। उन्होंने कहा था एटम्स और सेम एलिमेंट सेम होंगे, इन्होंने कहा सम रेस्पेक्ट में डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल किसका दिया? आइसोटोप्स का। उन्होंने कहा एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट होंगे, इन्होंने कहा सेम भी हो सकते हैं कुछ रेस्पेक्ट में। एग्जाम्पल किसका दिया? आइसोबार्स का दिया था। आधी बात है। उन्होंने कहा था कि जो एटम नाइदर क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय, तो उन्होंने कहा न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा किया जा सकता है। सारी बात समझे। इसके अलावा जो उन्होंने कहा था एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इसको हम किसके द्वारा भी बता सकते थे? इक्वल MC स्क्वायर के द्वारा, कि मास एंड एनर्जी कैसे हैं? इंटरकनेक्टेड। उन्होंने कहा था एटम्स हमेशा कैसे रेशियो में कंबाइन होंगे? सिंपल रेशियो में। नॉट नेसेसरी ऑलवेज सिंपल, जरूरी नहीं कि ऑलवेज सिंपल ही होगा, इसे यहाँ से बता सकते हैं। उन्होंने क्या बताया था कि एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम, और यहाँ पर हमने बता दिया कि कोई भी कंपाउंड एटम। अब आपका कंपाउंड एटम नाम खत्म हो गया, दोबारा सुनने नहीं मिलेगा। अब हम क्या सुनेंगे? मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस।